एक खुशी की खबर रखते हैं, एक मुस्बत खबर रखते हैं। जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने ईद के पुरमसरत मौके पर ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं, ख़जाने के दरवाजे खोल दिए हैं और मुल्क के गरीबों के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने गुरबा की तनख्वाहों में 634%, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 634% इजाफे का ऐलान फरमाया है। लेकिन इसमें तमाम गरीब शामिल नहीं हो सकेंगे। अब ये ना हो कि आप तमाम इस चक्कर में मेरा व्लॉग सुन के आप खर्चा कर बैठें और बाद में आप इस ब्रैकेट में ना आएँ, क्योंकि बहुत ही एहतियात से, आपको पता है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं हाफ़िज़ कुरान भी हैं और सैयद भी हैं, इसलिए बड़े मुत्तकी परहेजगार आदमी हैं और वो डंडी नहीं मारते। बहुत ही देख सोच कर वो इस तरीके से जो कौमी ख़जाना है, जो आप सब की अमानत है, बल्कि अल्लाह की अमानत है उनके पास, उसको बहुत ही देख सोच कर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर गरीब इसमें हिस्सेदार नहीं बन सकता। सिर्फ वो गरीब जो इंतहाई ज़्यादा गरीब हैं या बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं है, उनका गुजर बसर नहीं होता, 2 वक्त की रोटी का भी पता नहीं, और इसलिए उनको इतना बड़ा उन्होंने जंप दिया तनख्वाहों में कि 15% नहीं, 30% नहीं, 50% नहीं, 100% नहीं, बल्कि सीधा ही 634% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि फील्ड मार्शल साहब ने ये सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ से चुने हैं और इसकी क्या ब्रैकेट है, किन लोगों को ये इस ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, वो कौन खुशनसीब होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुल्तान से हैं, बहुत ही गरीब आदमी हैं, बहुत बड़े एक मखदूम घराने से हैं, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट हैं। उनकी तनख्वाह जो है वो इस वक्त बढ़ाई गई है 634%। गालिबन 2 लाख के करीब जो तनख्वाह थी उसको अब 13 लाख रुपए कर दिया गया है रातों रात। एक और गरीब आदमी भी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में से चुना है इसी काम के लिए। उनका नाम गालिबन सरदार अयाज सादिक है और वो लाहौर से हैं। वो भी पाकिस्तान के अंदर गरीब तरीन, ये जो सबसे नीचे 2 लोग थे ना, सबसे गरीब लोग थे, उनको इस ईद के पुरमसरत मौके पर जनाब फील्ड मार्शल साहब ने नवाजा है और 634%, 634% उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ है। चलें, अब वो वैसे तो मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का जानवर शायद ना ख़रीद सकते हों, अब इस तनख्वाह के बाद बड़े आराम से कुर्बानी का जानवर भी ख़रीद लेंगे और अपनी ईद वो अपने बच्चों के साथ दोबाला कर लेंगे। एक उनमें से तो गरीब आदमी इतने गरीब हैं कि याद कीजिए जब अर्थक्वेक आया था और उसमें जो टर्किश खातून अव्वल थी, उन्होंने एक हार, एक नेकलेस का गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, ताकि उस नेकलेस को बेचकर और जो ज़लज़ले के मुतासरीन हैं उनकी मदद की जा सके। अब आप सोचते होंगे कि क्या टर्किश फर्स्ट लेडी जो हैं उनके पास पैसे नहीं थे जो उन्होंने नेकलेस दिया, वो पैसे भी तो दे सकती थी। नहीं, उसकी एक तारीख़ है जब सल्तनत उस्मानिया की जंग हो रही थी और उस वक्त पाकिस्तान तो खैर नहीं बना था, लार्जर इंडिया था जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और इंडिया भी था। तो उस वक्त हमारी जो नानियाँ, दादियाँ, परनानियाँ, परदादियाँ थीं, उन्होंने अपने जेवर बेचकर जो पैसा था वो भिजवाया था और अपने जेवर तक भिजवा दिए थे सल्तनत उस्मानिया को, ताकि वो जंग का सामान ख़रीद सकें और जंग लड़ सकें। अब उसी चीज़ की याद में या उसी चीज़ की एक जो वार्मथ है उसको रिटर्न करने के लिए उन्होंने भी अपना ख़ास जेवर जो है वो अर्थक्वेक के वक्त पर पाकिस्तान को दिया था। लेकिन इतने गरीब हैं हमारे इनमें से एक साहब कि बाद में पता चला कि वो और उनकी बेगम उस नेकलेस को घर ले गए, उर्फ़े आम में आप यही कह सकते हैं कि चुरा के ले गए। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गया और फिर उस हार को रिकवर किया गया, वो हार वापस किया गया। तो अब फील्ड मार्शल साहब वैसे दरिया दिल हैं, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने ये सोचा कि यार फिर कोई ऐसी चीज़ पर हाथ साफ ना करें तो बेहतर है तनख्वाह बढ़ा दी जाए, मामलात को पहले ही समेट लिया जाए, इससे ज़्यादा आगे ना जाया जाए। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं मक्का मुकरमा, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त हज एक तो होके हटा है, आपको पता है ख़त्म हुआ है, और उसके साथ ही वहाँ पर उम्रे के लिए पहुँचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके साथ भी बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। एक तो उम्रा किया है फार्म 47 के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने वहाँ पर उम्रा किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वहाँ पर अपने साथ ऐसे ऐसे लोगों को लेकर गए हैं कि वहाँ पर अल्लाह मियाँ को नेकियों की लूट सेल लगानी पड़ेगी। मजबूर कर दिया है उन्होंने अल्लाह मियाँ को, इतने मुतबर, पाकीज़ा और मुत्तकी लोगों को वो वहाँ पर लेके गए। इधर आप शक्लें देखिए उन मुत्तकी और परहेजगार लोगों की। इसहाक डार साहब हैं, इन्होंने लिख के बयान हल्फी एक अदालत के अंदर जमा करवाया हुआ है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की। इन्होंने लिखकर, अपने हाथों से लिखकर बयान हल्फी जमा करवाया था कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूँ और मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है।
और ज़ाहिर है गवाही दी थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो फिर मुशर्रफ साहब ने एनआरओ कर लिया और जान छुट गई। ये जो 7 मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, जिनके ख़िलाफ़ कल ही अमेरिका के अंदर 59 कांग्रेशनल मेंबर्स ने लिखकर अमेरिकी सदर को दिया है कि इन पर वीज़ा पाबंदी लगा दी जाए ताकि ये अमेरिका में ना आ सकें। हो सकता है पाबंदी लग जाए, हो सकता है ना लगे। ना भी लगे तो ये तो अब रहती तारीख तक रह गया कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनके खिलाफ अमेरिका के 59 कांग्रेस मेंबर्स जो हैं उन्होंने लिख के दे दिया है कि ये शख्स जो है ये इंसानी हकूक़ की पामाली, जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम करने, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ काम करने में मुलव्वस है और ज़ाहिर है 26 नवंबर की कत्ल गारत में मुलव्वस है। इसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। तो अब रहती दुनिया तक और रहती ज़िंदगी तक मोहसिन नकवी साहब के गले में ये चीज़ तौक जो है वो लटका रहेगा। लेकिन भारत यहाँ पर वो पहुँचे हैं। आपको पता है 26 नवंबर को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करवाई है, आपको ये तो पता ही है कि माएँ जब अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं तो वो सुरमे की सलाई जो है वो उनकी आंखों में डालती हैं। इन्होंने भी सुरमे की तो नहीं लेकिन शीशे की बनी हुई गोलियां जो हैं वो लोगों के सरों में उतारी हैं। सुरमा तो नहीं डाला लेकिन शीशा डाला है और वो भी उनके सरों के अंदर। और उसके बाद ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी इम्यूनिटी के साथ ये खाना काबा पहुँचे हैं और इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। इससे पहले ये ईरान में भी इमाम रज़ा के जो रोज़ा था वहाँ पर वहाँ पर भी हाज़िरी देकर आए हैं और इनको लगता है कि वहाँ भी इनकी बात बन जाएगी और वहाँ से सीधा ये पहुँचे हैं खाना काबा और इनको लगता है कि यहाँ भी इनकी बात बन जाएगी। इनको बस ऐसे ही लगता है कि अल्लाह मियाँ के यहाँ भी फार्म 45 और फार्म 47 चल जाएगा। फार्म 45 पर अगर ज़िल्ले शाह की मौत के ज़िम्मेदार ये हैं, उनके कत्ल के ज़िम्मेदार अगर ये हैं, तो फॉर्म 47 हम अल्लाह मियाँ के सामने रख देंगे तो बनाउज़बिल्ला, और उनको कौन सा पता चलना है। लेकिन वहाँ पर फॉर्म 47 नहीं चलता, वहाँ फॉर्म 45 ही चलेगा और आपकी तमाम करतूतें वहाँ पर पता होंगी। ज़रा दोनों लोगों को देखिए, अगर इनका भी हज कबूल हो गया तो फिर ज़ाहिर है जो मज़लूम और मासूम इनके अज़ाब में से गुजरे हैं, ये जो सारे लोग वहाँ खड़े हैं, वो ज़ाहिर है अपने फिर रब्बुल आलमीन से पूछेंगे ज़रूर कि अगर इनके भी उम्रे और हज कबूल होने हैं तो फिर क्राइटेरिया क्या है, अपने रब से वो सवाल करेंगे ज़ाहिर है। बहरहाल ये तो हो गया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक अमूमी बात कही जाती है कि जब आप हज कर लेते हैं, उम्रा कर लेते हैं, तो आपके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। ये एक अमूमी बात है। मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं ये बात नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि इनके उम्रा या हज कर लेने से ज़िले शाह की माँ के जो आंसू हैं, जो उसका कत्ल है, जो उसका नाहक खून है, वो भी अल्लाह मियाँ इनको माफ़ कर देंगे कि नहीं। ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से कोई दीन को समझता है तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी भी रहनुमाई करें। अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपनी करेक्शन करूँगा। अगर मैं कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ या आपके अकायद को हर्ट कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर आपसे भी माजरत कर लूँगा, इनसे भी कर लूँगा। तो मेरी ज़रा रहनुमाई फरमाएँ कि क्या ये सब कुछ करने के बाद इन्हें वहाँ पर माफ़ियाँ मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन भी थे और वहाँ पर जस्टिस याया अफरीदी भी हज के लिए पहुँचे हुए थे। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि शैतान ने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब जस्टिस अमीनुद्दीन वहाँ पर होंगे तो मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दी जाए और कंकरियाँ इस बार वो खा लें, उनको सामने खड़ा कर लें मेरी जगह पर। और जब उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप उनके अमाल देखें, वो मेरे से भी बड़े शैतानी काम करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कंकरियाँ उनको मारनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि अमीनुद्दीन साहब ने उनको कंकरियाँ मारी हैं या शैतान ने वापस उनको मारी हैं, क्योंकि जोड़ बराबर का है, बल्कि बराबर से भी ऊपर का है। अब ये मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ पर हमारे अमीनुद्दीन साहब कंकरियाँ मारने गए हैं या बच के वैसे ही निकल आए हैं। ये ज़ाहिर है कोई इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पहुँचे हैं। अब एक तरफ तो अमीनुद्दीन और जस्टिस याया अफरीदी जो कुछ भी वो करके गए पाकिस्तान में, जैसे भी मजलूमों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ना हक कैद करके गए हुए हैं और वो जेल की उन काल कोठरियों में से इनको बद्दुआएं दे रहे होंगे। इसी तरीके से बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म किया जा रहा है जेल की काल कोठरी में, वो भी वहाँ पर ज़ाहिर है बद्दुआएं दे रही होंगी। जो इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है और इसके ऊपर ये जजेस खामोश रहे, पूरी कौम इन्हें बद्दुआएं दे रही है। तो मेरी तो दुआ यही है कि इनके हज और उम्रे कभी भी कबूल ना हो, बल्कि इनको जो आगे सज़ा मिलनी है उसकी कोई 10% सज़ा इसी दुनिया में ज़रूर मिले, ताकि इबरत का निशान ये लोग बने और आइंदा कोई ऐसे काम करने से 10 दफ़ा पहले सोचे। तो अब क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने मेरा ख्याल इस बात को बहुत ही सीरियस ले लिया है कि जब आप हज या उम्रा कर लेते हैं तो आपके तमाम जो गुनाह हैं वो धुल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने अब हज और उम्रा कर लिया, तो उन्हें लगा होगा कि मेरा हज तो नहीं, उम्रा किया उन्होंने, और उन्हें लगा होगा कि मेरे तमाम गुनाह जो हैं वो अब साफ़ हो गए। तो उनके चैनल ने पीछे से कहा और गुनाह कर लेते हैं।
चैनल 24 जो मोहसिन नकवी साहब का और 42 जो मोहसिन नकवी साहब का की मलकियत है, वो इस चैनल को चलाते हैं। ये ज़रा गौर कीजिए, इस खबर के ऊपर गौर कीजिए। ये बच्ची जो 17 साल की बच्ची कत्ल हुई थी, अब इनका चैनल एक खबर दे रहा है और ख़बर ये कह रहा है कि इनका जो कत्ल है इस बच्ची का, जो एक माइनर थी, वो डेट पर कत्ल हुआ। आप उर्फ़े आम में इसकी कॉनोटेशन समझते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। चलें, अगर वो बच्ची ज़िंदा होती तो ये ऐसी खबर लगाते, फिर भी मायूब था, लेकिन चलें फिर भी समझ आती थी। अब उस बच्ची का कत्ल हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। आप उनके घर वालों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए ये लोग क्या क्रिएशन कर रहे हैं, वो ज़रा गौर कीजिए कि ये कह रहे हैं कि बच्ची का कत्ल उस वक्त हुआ जब बच्ची डेट पर थी, मीन उस लड़के को डेट कर रही थी। मैं आगे नहीं जाऊँगा इससे, क्योंकि इससे आगे मुझे नहीं, ये जितने भी बेशर्म हो जाएँ, मुझे इससे आगे की बात नहीं करनी, लेकिन आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे कि ये उसमें से क्या इन्फर करना चाह रहे हैं। तो ना ये मुर्दों को छोड़ते हैं, ना ये जिंदों को छोड़ते हैं। जिल्ले शाह जैसे मासूम इनके हथे चढ़ जाएं तो उनका कत्ल कर देते हैं। और ये जो सना यूसुफ है बेचारी 17 साल की, वो मर के भी इनके शर से जो है वो नहीं बच सकती। लेकिन जाहिर है क्योंकि ये वहाँ पर ईरान में भी रोज़ा पर हाज़िरी दे आए हैं, यहाँ खाना काबा में पहुँच गए हैं, तो उनको तो ये लगता है कि उनके पास इम्यूनिटी है, वो दोबारा से नए सिरे से जुल्म और गुनाह जो है वो कर सकते हैं। अगली खबर काले पीले चैनल की है। एक काला पीला चैनल है, आप सबको पता है, और वो चैनल जो है वो आईएसआई और हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने बना रखा है। उस चैनल पर बहुत सारे लोगों को पहले भर्ती किया गया, उनसे प्रोग्राम करवाए गए, वो प्रोग्राम चल नहीं सके। जिस तरीके से उन प्रोग्राम्स के बारे में ज़ाहिर है वो तोड़ था जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त सारी नेशन सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए ये काला पीला चैनल बनाया गया था। लेकिन शायद वो जो मतवक्के उसके जो मकासद थे वो पूरे नहीं कर सके। तो अब उन्होंने क्या किया है कि इन सहाफ़ियों को उस काले पीले चैनल से हटा लिया है और उनको इक्विपमेंट ख़रीद के दिया है। इसमें ऐसे ऐसे मुतबर नाम है कि मैं आपके सामने नाम ले दूं तो आप कुर्सी से नीचे गिर जाएं। मीन जिनका मैं और आप एहतराम करते हैं, ऐसे दोस्त भी इसमें शामिल हैं जिनको इक्विपमेंट ख़रीद के दिया गया है, मीन कैमरा, लाइट्स, माइक्रोफोन्स, दूसरी चीज़ें, कि आप घरों में बैठ के ऐसा मटेरियल बनाएं जो चौधरी साहब की वाह हो। और अब काले पीले चैनल से आप ना बनाएं, क्योंकि काले पीले चैनल पर जब लोग आपको देखते हैं तो लोग पहले से ही समझ जाते हैं कि आप चौधरी साहब के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप प्राइवेटली वीडियोस रिकॉर्ड करें ताकि किसी को पता ना चले कि ये हमारे एसएमएस के ऊपर आप कर रहे हैं। तो ये एक नई अरेंजमेंट है। अब आपको बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके काले पीले चैनल के अलावा मार्केट में फेंकते हुए नजर आएंगे। वहां आपने खुद ही इस बात को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं, और वो खबर है कि सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ़ की है। सदर ट्रंप ने पहले इंडिया की लीडरशिप के बारे में कहा, फिर कहा पाकिस्तान की भी लीडरशिप बड़ी तगड़ी है। असल में सदर ट्रंप दोबारा से, शायद 11वीं बार या 12वीं बार दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की जो जंग उन्होंने बंद करवाई थी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। आप अब सोच रहे होंगे कि ये बार बार सदर ट्रंप इस बात को हर चीज़ के अंदर क्यों ले आते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग मैंने बंद करवाई, इंडिया और पाकिस्तान की जंग मैंने बंद करवाई। या आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप हर दूसरे दिन, तकरीबन कई दफ़ा तो हर रोज़, कई दफ़ा हर दूसरे दिन ये बात करते हैं। असल बात यह है कि सदर ट्रंप इस वक्त बहुत बड़े मसले में फंसे हुए हैं, और वो हैं उनकी ट्रेड डील्स। चाइना के साथ उनके भरपूर सींग फंसे हुए हैं। इसी तरीके से इंडिया के साथ भी उनकी अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई। इसी तरह से उनकी ट्रेड डील जो है वो अभी तक यूरोप के साथ भी नहीं हुई। वो चाहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का ड्रावा देके और वक्ती तौर पर पाकिस्तान की तारीफ करके इंडिया को जिच किया जाए और इंडिया को एक ऐसी बार्गेनिंग पोजीशन पर लाया जाए कि उनसे बेहतर डील ली जाए। अब देखते हैं ये कब तक चलता है। ये जो उनका ट्रांजैक्शनल लव अफेयर है, ये असल में तो इंडिया की डील से जुड़ा हुआ है। जिस दिन इंडिया की डील हो गई, आप देखिएगा वो ना उनका जिक्र दोबारा करेंगे ना हमारा करेंगे, लेकिन हमारे कई लोग इस सारी बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अच्छा जी, असिस्टेंट कमिश्नर जो अगवा हुए थे बलूचिस्तान के अंदर, उनका अब एक बयान सामने आ गया है। जैसे आपको पता है कि बंदूक रखकर जो ज़बरदस्ती बयान लिए जाते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ज़ाहिर है ये BLA, BLF जो भी ये हैं दहशतगर्द ग्रुप, ये तमाम काबिल मजम्मत हैं। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को उठाया, उनकी कनपटी पर बंदूक रखी, उनको तशद्दुद भी किया होगा और उनसे ज़बरदस्ती बयान लिया। ऐसे तमाम बयान जो हैं ये बेशर्मी है, बेहयाई है, और पूरी कौम ऐसे बयानात की मुकम्मल जो है वो मजम्मत करती है। लेकिन साथ साथ याद कीजिए, इसी तरह के बयानात जो हैं वो हमारे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, ISI, MI, उन्होंने
हमारे पॉलिटिकल लोगों को उठा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा के उनसे ज़बरदस्ती बिल्कुल वैसे ही बयान लिए थे जैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से लिया गया है, या इससे पहले जो टीटीपी का दहशतगर्द ग्रुप है उन्होंने एक कर्नल साहब को डीआई खान के अंदर अगवा किया था और उनसे भी बंदूक रख के ज़बरदस्ती बयान लिया गया था। तो अब पाकिस्तानियों को समझ नहीं है, एक तरफ दहशतगर्द बंदूकें रख के ज़बरदस्ती बयान लेते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज बंदूक रख के सियासतदानों से ज़बरदस्ती अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी जाएं तो जाएं कहाँ, और अगर बच जाएं दोनों से तो कच्चे के डाकू उठा लेते हैं या मार डालते हैं, और अगर उनसे बच जाएं तो फिर पंजाब पुलिस मौजूद है, तो कोई समझ नहीं आती कि जाना है तो किस तरफ जाना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो सजीले ऑफिसर हैं सबसे माशाल्लाह बहुत ही मुतवाज़न पर्सनैलिटी है उनकी, उनसे ज़्यादा खुश शक्ल खुश गुफ्तार शख्सियत दुनिया में शायद ही कोई पैदा हुई हो आज तक। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हमारे DGISPR साहब। उन्होंने F6 के तलबा और तालबात से उन्होंने तस्वीर रिसीव की हैं। बच्चों को कहा गया था कि आप ये जो झड़प हुई थी इंडिया के साथ इस पर तस्वीर बनाएं। बच्चों ने तस्वीर बनाई और अब उनको वो तस्वीर गिफ्ट में पेश की गई हैं, उन्होंने रिसीव की है। मतलब उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी रोज़ करनी है कौम को बताने के लिए कि हमने ये झड़प जीती है, उसको मैक्सिमम मिल करना है नैरेटिव के टॉप पर रहने के लिए। और DGISPR जो हैं वो रोज़ ये काम कभी इस स्कूल में कभी इस कॉलेज में वो लगातार कर रहे हैं कि किसी तरीके से नैरेटिव को हम हाथ में पकड़े रखें। अगली खबर कराची से, जहां 32वां ज़लज़ला आया है। जी हाँ, 32वां ज़लज़ला कराची में आया है। और ये जो 32वां ज़लज़ला है, इससे पहले आपको याद होगा 3 दिन 4 दिन पहले जो कराची जेल है उसकी दीवारें टूट गई थी और कैदी उसमें से फ़रार हो गए थे। अब ये 32वां जो ज़लज़ला आया है इसमें हमें नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन लगातार आज छोटे मतलब कि हल्के ज़लज़ले आ रहे हैं, छोटे कह दिया मैंने, हल्की शिद्दत के ज़लज़ले हैं, लेकिन 32 बार ज़लज़ला पिछले चंद दिन के अंदर कराची में आ चुका है। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारे पर रहमत करे। ज़ाहिर अगर बड़ा ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ जाए तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, जो हाल होता है वो आप सबको पता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।